जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जरा सोचिए, आपने अपने जीवन की सबसे बेहतरीन किताब लिखी है। बिल्कुल। एक ऐसी कालजयी रचना जो मतलब इतिहास बदलने वाली है, लेकिन आपको ये जानने के लिए पूरे 4 साल का इंतजार करना पड़े कि क्या आपकी किताब देश के सबसे बड़े सम्मान के लायक है या नहीं। अरे ये तो बहुत लंबा इंतजार है। हाँ, और ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि भारत के सबसे बड़े साहित्यिक पुरस्कार की असल सच्चाई है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए आज का ये जो डीप डाइव है, ये एक बेहद विशेष मास्टर क्लास है। एकदम सही कहा आपने। और आज के इस मास्टर क्लास का नियम बहुत स्पष्ट है। हम बिल्कुल एक क्लासरूम फॉर्मेट में चलेंगे। स्क्रीन पर जो पीडीएफ मौजूद है, उसकी एक एक स्लाइड, हर एक हेडिंग, बुलेट पॉइंट और जो छोटे छोटे नोट होते हैं, उनका हम गहराई से विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। हाँ, बाकायदा स्लाइड नंबर बोलकर आगे बढ़ेंगे और उसमें मौजूद हर एक तथ्य को, हर एक डेट को डिकोड करेंगे, ताकि आपको मतलब सिर्फ रटना ना पड़े, बल्कि आप उनके पीछे के लॉजिक को भी समझ सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब हम स्लाइड 1 देख रहे हैं, जो हमारे इस मास्टर क्लास का कवर पेज है। इसमें बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है, हिंदी साहित्य के प्रमुख पुरस्कार एवं विजेता, हिंदी साहित्य के प्रमुख सम्मानों का संपूर्ण अध्ययन एवं त्वरित रिवीजन। और इसके नीचे के बिंदु भी बहुत अहम है। जी, इसके ठीक नीचे 4 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, जो हमारी आज की रूपरेखा तय करते हैं। यहाँ लिखा है स्थापना, संस्था, विजेता, नवीनतम अपडेट ब्रैकेट में 2025-2026। देखिए, इस पहली स्लाइड का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो यही नवीनतम अपडेट 2025-2026 वाला बिंदु है। मैं समझाती हूँ क्यों। परीक्षाओं में सबसे बड़ी गलती छात्र ये करते हैं कि वे 2-3 साल पुराना डेटा याद करके चले जाते हैं। हाँ, और फिर एग्जाम में नंबर कट जाते हैं। बिल्कुल। साहित्य के पुरस्कार हर साल अपडेट होते हैं, इसलिए इस पीडीएफ में हम न केवल पुराने ऐतिहासिक विजेताओं की बात करेंगे, बल्कि बिल्कुल जो नवीनतम विजेता हैं, उनके नामों पर भी चर्चा करेंगे, जो सीधे आपके पेपर में आने वाले हैं। तो अगर हम देश के सबसे बड़े सम्मान से शुरुआत करें, तो अब हम स्लाइड 2 पर आते हैं, जो इसी पर केंद्रित है। हेडिंग है ज्ञानपीठ पुरस्कार। मैं इस स्लाइड के हर एक बॉक्स को पढ़ता हूँ। जी, पढ़िए। पहला है स्थापना, वर्ष है 1961, लेकिन ब्रैकेट में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है, प्रथम पुरस्कार 1965। इस पर हम अभी बात करेंगे, ये बहुत ट्रिकी है। हाँ, इसके आगे है, इसे प्रदान करने वाली संस्था है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास। इसका उद्देश्य है भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान, और पुरस्कार स्वरूप विजेता को 11 लाख रुपए नगद, वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। यहाँ जो ये वाग्देवी शब्द है, उसे समझना जरूरी है। वाग्देवी असल में ज्ञान की देवी सरस्वती का ही एक प्राचीन नाम है। तो ये जो कांस्य प्रतिमा दी जाती है, ये सिर्फ एक धातु का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये साहित्य की सर्वोच्च पवित्रता का प्रतीक है। और अगर हम इसके प्रमुख हिंदी विजेताओं की सूची देखें, तो ये एकदम दिग्गजों से भरी है। बिल्कुल। पीडीएफ में पहले हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें 1968 में उनकी रचना चिदंबरा के लिए ये मिला, और वे प्रथम हिंदी विजेता बने। फिर रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में उर्वशी के लिए, और महादेवी वर्मा को 1982 में यामा के लिए ये सम्मान मिला। और नवीनतम विजेताओं की सूची भी बहुत खास है इस बार। हाँ, स्लाइड में लिखा है कि नवीनतम विजेताओं में 58वें ज्ञानपीठ 2023-24 के रूप में जगतगुरु रामभद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए एवं गुलजार जी को उर्दू के लिए चुना गया है। बिल्कुल, ये नाम रट लेने चाहिए। और इसके नीचे एक नोट भी है, यह भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। 1982 के बाद से ये किसी एकल रचना के बजाय संपूर्ण साहित्य योगदान के लिए दिया जाता है। अब यहाँ मतलब मेरे मन में एक बड़ा सवाल आ रहा है। पूछिए। आपने 1961 में संस्था बना दी, स्थापना कर दी, तो फिर पहला पुरस्कार देने में 1965 तक का समय, यानी पूरे 4 साल का गैप क्यों लग गया? ये बहुत ही तार्किक सवाल है और अक्सर स्टूडेंट्स इसमें उलझ जाते हैं। देखिए, ज्ञानपीठ कोई गली मोहल्ले का पुरस्कार तो है नहीं। जाहिर है।
सबसे बड़ा सम्मान है। हाँ, तो जब 1961 में इसकी स्थापना हुई तो देश भर की सभी मान्यता प्राप्त भाषाओं से प्रविष्टियां मंगानी थी, उनके अनुवादकों को खोजना था, बड़ी बड़ी चयन समितियां बनानी थी और एक ऐसा निष्पक्ष सिस्टम तैयार करना था जिस पर पूरे देश को भरोसा हो। ओह, मतलब पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करना था। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया को जमीन पर उतारने में ही 4 साल लग गए। इसीलिए स्थापना 1961 में हुई, लेकिन पहला पुरस्कार मलयालम के लेखक जे शंकर कुरूप को 1965 में मिला। और जो आपने 1982 वाले नियम के बदलाव की बात पढ़ी, वो परीक्षा के नजरिए से सबसे ज्यादा फंसाने वाला तथ्य है। हाँ, मतलब महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला, दिनकर जी को उर्वशी के लिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि किसी एक किताब का नाम ज्ञानपीठ के साथ नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि 1982 के बाद ज्ञानपीठ न्यास को लगा कि मान लीजिए अगर कोई लेखक अपने जीवन के 20 साल एक ही बेहतरीन किताब लिखने में लगा दे और कोई दूसरा लेखक 40 साल तक लगातार अच्छी किताबें लिखकर साहित्य की सेवा करे, तो अंतिम सम्मान किसे मिलना चाहिए? ये तो सोचने वाली बात है। इसीलिए 1982 के बाद उन्होंने इसे कह सकते हैं कि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर की तरह बना दिया। अब ये किसी एक किताब के लिए नहीं, बल्कि लेखक के जीवन भर की तपस्या, यानी उनके संपूर्ण साहित्य योगदान के लिए दिया जाता है। अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत सटीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट। लेकिन अगर ज्ञानपीठ लाइफ टाइम अचीवमेंट है तो उस युवा या समकालीन लेखक का क्या जिसने इसी साल कोई शानदार किताब लिखी है? उसका जवाब हमारी अगली स्लाइड में है। जी, इस सवाल का जवाब हमें स्लाइड 3 पर मिलता है। हेडिंग है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो देखते हैं इसमें क्या क्या तथ्य हैं। इस स्लाइड के अनुसार इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को हुई। संस्था है साहित्य अकादमी, जो भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। उद्देश्य है 24 भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम साहित्यिक कृतियों का सम्मान। हाँ, ये 24 भाषा वाला पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा। आगे लिखा है, पुरस्कार स्वरूप मिलता है 1 लाख रुपए नकद एवं सत्यजीत रे द्वारा डिजाइन की गई ताम्रपट्टिका। प्रमुख हिंदी विजेताओं में हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जिन्हें 1955 में हिम तरंगिणी के लिए पहला हिंदी अकादमी पुरस्कार मिला। फिर हरिवंश राय बच्चन 1968 में 2 चट्टाने के लिए और भगवती चरण वर्मा 1961 में भूले बिसरे चित्र के लिए। और इसके करंट अफेयर्स वाले बॉक्स में क्या है? नवीनतम हिंदी विजेता 2025 में ममता कालिया का नाम है, जिन्हें उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए ये सम्मान मिला है। इसके नीचे एक विशेष तथ्य का बॉक्स है, जहां लिखा है ये पुरस्कार 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं के अतिरिक्त राजस्थानी और अंग्रेजी यानी कुल 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। त्रिस्तरीय चयन परिषद द्वारा इसका चयन होता है। अब हम बढ़ते हैं एक ऐसे फाउंडेशन की तरफ जिसने सरकार के समानांतर अपने खुद के बेहद प्रतिष्ठित पुरस्कार खड़े कर दिए। जी, बिरला फाउंडेशन की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल। अब हम स्लाइड 4 देख रहे हैं, जहां से बिरला फाउंडेशन की तिकड़ी शुरू होती है। पहला है सरस्वती सम्मान। चलिए इसके पॉइंट्स डिकोड करते हैं। स्थापना 1991। संस्था के बिरला फाउंडेशन। उद्देश्य वाले बॉक्स में लिखा है पिछले 10 वर्षों में 22 भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट कृति। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और पट्टिका। यहाँ राशि पे ध्यान दीजिएगा। जी, इसके विजेताओं में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का नाम है, जिन्हें 1991 में अपनी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए ये प्रथम पुरस्कार मिला। फिर गोविंद मिश्र 2013 में धूल पौधों पर के लिए, रामदरश मिश्र 2021 में मैं तो यहाँ हूँ के लिए। और नवीनतम में? नवीनतम विजेताओं में बंगाली लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय 2025 में उनकी रचना हर पार्वती कथा के लिए, और संस्कृत के साधु भद्रेश दास 2024 के लिए शामिल हैं। विशेष तथ्य में लिखा है बालामणि अम्मा 1995 में पहली महिला विजेता थीं। यह ज्ञानपीठ के समकक्ष प्रतिष्ठित है। ये बहुत जरूरी स्लाइड है। यहाँ मुझे ये देखकर हैरानी हो रही है कि सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि भारत के सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ में तो हमने 11 लाख ही पढ़े थे। यही तो के बिरला फाउंडेशन की मास्टर रणनीति थी। अच्छा। हाँ, 1991 में जब उन्होंने ये पुरस्कार शुरू किए तो वो चाहते थे कि इसे रातों रात वही प्रतिष्ठा मिले जो दशकों पुराने ज्ञानपीठ को हासिल है। इसलिए उन्होंने पुरस्कार राशि जानबूझकर बहुत बड़ी रखी। और यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित कृति। मतलब ये लाइफ टाइम वाला नहीं है? बिल्कुल नहीं।
यानी यह ना तो सिर्फ इसी साल की एक किताब के लिए है, न ही पूरे जीवन भर के लिए। यह देखता है कि पिछले एक दशक में यानी 10 सालों में किस लेखक का काम सबसे शानदार रहा। और हाँ, बालामणि अम्मा का नाम पहली महिला विजेता के तौर पर परीक्षा में कई बार सीधा सीधा पूछा गया है। इसे नोट कर लें। ये बहुत काम की टिप है। बिरला फाउंडेशन की इसी तिकड़ी का दूसरा सम्मान अब स्लाइड 5 पर है, व्यास सम्मान। इसे देखते हैं, इसमें क्या अलग है। इसकी स्थापना भी 1991 में हुई। संस्था वही के बिरला फाउंडेशन है, लेकिन यहाँ पात्रता वाले बॉक्स में बड़ा बदलाव है। यहाँ लिखा है केवल हिंदी भाषा में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट कृति। पुरस्कार राशि है 4 लाख रुपए। यहाँ भाषा पर गौर कीजिए। जी। विजेताओं की बात करें तो डॉक्टर रामविलास शर्मा इसके प्रथम विजेता थे, जिन्हें 1991 में भारत के प्राचीन भाषा परिवार के लिए ये मिला। फिर ममता कालिया 2017 में दुक्खम सुखम, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी 2022 में पागल खाना के लिए। और अभी हाल के विजेता कौन है? नवीनतम विजेताओं में सूर्यबाला 2024 में कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए और पुष्पा भारती 2023 में यादें यादें और यादें के लिए शामिल हैं। विशेष तथ्य है, ज्ञानपीठ के बाद ये हिंदी का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। परीक्षक सीधा पूछेगा कि के बिरला फाउंडेशन का कौन सा पुरस्कार सिर्फ हिंदी के लिए है। आपको व्यास सम्मान याद रखना है। फाउंडेशन ने सरस्वती सम्मान से पूरे देश के साहित्य को यानी 22 भाषाओं को कवर किया, लेकिन वे विशुद्ध रूप से हिंदी के विकास के लिए एक अलग मंच चाहते थे। इसलिए व्यास सम्मान केवल और केवल हिंदी लेखकों के लिए आरक्षित कर दिया गया। अब इसी कंफ्यूजन को और बढ़ाते हैं स्लाइड 6 के साथ। ये इस तिकड़ी का तीसरा सम्मान है, बिहारी पुरस्कार। ये और भी दिलचस्प है। देखते हैं। स्थापना 1991, संस्था के बिरला फाउंडेशन। क्षेत्र वाले बॉक्स में लिखा है राजस्थान के लेखकों द्वारा हिंदी या राजस्थानी में उत्कृष्ट रचना। पुरस्कार 2.5 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और पट्टिका। और इसके विजेता कौन कौन रहे हैं? प्रथम विजेता जय सिंह नीरज 1991 में ढाणी का आदमी के लिए। फिर आयदान सिंह भाटी 2019 में आंख हेरा हरियाल सपने के लिए। नवीनतम में डॉक्टर माधव हाड़ा 2022 में पचरंग चोला पहर सखीरी और मधु कांकरिया 2021 में हम यहाँ थे के लिए। और इसका विशेष तथ्य क्या कहता है? विशेष तथ्य है रीतिकालीन कवि बिहारी के नाम पर राजस्थानी मूल के रचनाकारों के लिए। मान लीजिए मैं राजस्थान का एक लेखक हूं और मैंने हिंदी में एक बेहतरीन किताब लिखी है, तो क्या मैं व्यास सम्मान के लिए अप्लाई करूंगा या बिहारी पुरस्कार के लिए? और अगर ये राजस्थान के लिए है तो इसका नाम बिहारी क्यों है? यही वो जगह है जहां सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, अगर आप राजस्थान के लेखक हैं और हिंदी में लिखते हैं तो तकनीकी रूप से आप दोनों के लिए पात्र हैं, लेकिन बिहारी पुरस्कार विशेष रूप से आपके ही क्षेत्र के यानी राजस्थान के लेखकों को एक अलग मंच देने के लिए बनाया गया है। और ये नाम का क्या चक्कर है? बिहारी नाम सुनकर तो लगता है जैसे बिहार से जुड़ा हो। हाँ, यही ट्रिकी पार्ट है। अब बात करते हैं नाम की। महाकवि बिहारी लाल का जन्म ग्वालियर में हुआ था, लेकिन उनका पूरा रचनाकाल राजस्थान के जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में बीता। उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई राजस्थान की ही धरती पर रची गई। इसीलिए राजस्थान के रचनाकारों को सम्मानित करने के लिए इस पुरस्कार का नाम उनके नाम पर रखा गया है। ओह, अब समझ में आया पूरा लॉजिक। तो आप तीनों को ऐसे याद रखें, सरस्वती यानी 22 भाषाएं, व्यास यानी सिर्फ हिंदी और बिहारी यानी सिर्फ राजस्थानी लेखक। बहुत ही शानदार। अब हम साहित्य की उस दिशा में चलते हैं जो दर्शन और संस्कृति से जुड़ी है। स्लाइड 7 पर है मूर्ति देवी पुरस्कार। चलिए इसे डिकोड करते हैं। स्थापना 1983, संस्था भारतीय ज्ञानपीठ समिति, उद्देश्य भारतीय दर्शन, कला और संस्कृति। पुरस्कार 4 लाख रुपए और वाग्देवी प्रतिमा। वाग्देवी प्रतिमा याद है ना, ज्ञानपीठ वाली? हाँ बिल्कुल। इसके प्रथम हिंदी विजेता थे वीरेंद्र कुमार सकलेचा 1984 में, फिर विष्णु प्रभाकर 1988, विद्यानिवास मिश्र 1989 और निर्मल वर्मा 1995। नवीनतम में डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी 2019 और विश्वनाथ त्रिपाठी। और इसके तथ्य में कुछ खास है? जी, तथ्य है कि प्रथम मूर्ति देवी विजेता 1983 में कन्नड़ लेखक C.K. नागराज राव थे। मुझे लगता है यहाँ दर्शन यानी फिलॉसफी शब्द पर जोर देना जरूरी है। बिल्कुल सही।
आप चाहे कितनी भी अच्छी प्रेम कहानी या कोई सस्पेंस थ्रिलर लिख लें, आपको मूर्ति देवी पुरस्कार नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, ये पुरस्कार सिर्फ उन रचनाओं को दिया जाता है जो भारतीय दर्शन, हमारे शाश्वत मूल्यों और हमारी संस्कृति को गहराई से उकेरती हैं। यह साहित्य के जरिए हमारी जड़ों को जिंदा रखने का एक प्रयास है। और क्योंकि इसे भी ज्ञानपीठ समिति ही देती है, इसलिए इसमें भी ज्ञानपीठ की तरह वाग्देवी की प्रतिमा ही दी जाती है। क्या बात है। अब स्लाइड 8, 9 और 10 पर आते हैं, जहां राज्य सरकारें साहित्य के संरक्षण में मैदान में उतरती हैं। स्लाइड 8 पर है कबीर सम्मान। 1986-87 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित। उद्देश्य भारतीय भाषाओं की कविता के लिए। राशि 3 लाख रुपए। विजेताओं के नाम क्या हैं? प्रथम विजेता कन्नड़ के गोपाल कृष्ण अडिग थे, फिर सुभाष मुखोपाध्याय, केदारनाथ सिंह, नवीनतम में डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे 2021 और मनोज श्रीवास्तव 2020। तथ्य यह है कि ये संत कबीर के नाम पर विचारोत्तेजक काव्य रचनाओं के लिए दिया जाता है। मैथिली शरण गुप्त सम्मान, ये भी 1987-88 में मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित है, लेकिन इसका उद्देश्य है हिंदी कविता में राष्ट्रीय महत्व का कार्य। राशि है 2 लाख रुपए। और इसके विजेता? प्रथम विजेता शमशेर बहादुर सिंह थे, फिर त्रिलोचन शास्त्री और केदारनाथ अग्रवाल। नवीनतम में सदानंद गुप्त 2021 और सच्चिदानंद जोशी 2020। अब दोनों ही मध्य प्रदेश के हैं, दोनों ही कविता के लिए हैं, तो इनमें मूल अंतर क्या है? बस यही अंतर आपको परीक्षा में नंबर दिलाएगा। कबीर कौन थे? वे जो समाज की कुरीतियों पर सीधा प्रहार करते थे, बिल्कुल विद्रोही स्वभाव के थे। इसीलिए कबीर सम्मान विचारोत्तेजक मतलब थॉट प्रोवोकिंग और तीखी कविता के लिए है, और ये सभी भारतीय भाषाओं के लिए खुला है। दूसरी तरफ मैथिली शरण गुप्त हमारे राष्ट्र कवि थे। उनकी कविता देश प्रेम से भरी होती थी। अच्छा, तो ये राष्ट्रीयता से जुड़ा है। हाँ, इसलिए उनका सम्मान केवल हिंदी कविता के लिए है और उसमें राष्ट्रीय महत्व देखा जाता है। दोनों का विजन बिल्कुल अलग है। क्या बारीकी है। अब स्लाइड 10 देखते हैं, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गौरव है। हेडिंग है भारत भारती पुरस्कार। ये यूपी के एग्जाम्स के लिए बहुत अहम है। स्थापना 1982, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। उद्देश्य हिंदी में आजीवन सेवा। पुरस्कार राशि 8 लाख रुपए और साथ में वाग्देवी प्रतिमा। इसके विजेताओं की लिस्ट भी बहुत बड़ी है। जी, प्रथम विजेता महादेवी वर्मा 1982। इसके अलावा डॉक्टर रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी को भी ये मिला है। नवीनतम में डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी 2021 और डॉक्टर सूर्यबाला 2019 है। नीचे तथ्य है कि ये यूपी हिंदी संस्थान का सर्वोच्च सम्मान है। इसमें आपने एक बात नोटिस की? कौन सी? हाँ, 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ भी मिला और उसी साल उन्हें पहला भारत भारती पुरस्कार भी मिला। बिल्कुल, यही वो डॉट्स हैं जो छात्रों को कनेक्ट करने चाहिए। भारत भारती वास्तव में उत्तर प्रदेश का अपना ज्ञानपीठ है। 8 लाख की बड़ी राशि और आजीवन सेवा का जो क्राइटेरिया है, वो इसे राज्य स्तर पर सबसे प्रतिष्ठित बनाता है। सही कहा। अब हम कुछ विशिष्ट विधाओं और क्षेत्रीय सम्मानों की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 11 पर है वाग्देवी सम्मान। ये ज्ञानपीठ वाले से अलग है। इसमें लिखा है कि ये वाग्देवी साहित्य परिषद द्वारा क्षेत्रीय या संस्थान विशेष के स्तर पर साहित्य व भाषा में योगदान के लिए दिया जाता है। राशि लगभग 1 लाख रुपए है और ये उभरते विद्वानों को मिलता है। इसमें नोट भी लिखा है कि ज्ञानपीठ में भी वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है ताकि कंफ्यूजन न हो। ये नोट बहुत जरूरी था। स्लाइड 12 पर आते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार 1980 के दशक में मध्य प्रदेश साहित्य परिषद द्वारा स्थापित। उद्देश्य कविता यानी काव्य विधा में श्रेष्ठ रचना। राशि 1 लाख रुपए। तथ्य ये है कि ये गीत फरोश के रचयिता की स्मृति में गांधीवादी विचारधारा के रचनाकारों को दिया जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा हिंट छुपा है। हाँ, अगर मुझसे कोई पूछे कि परीक्षा में सबसे ट्रिकी सवाल कहाँ से बन सकता है, तो वो ये गांधीवादी विचारधारा वाला पॉइंट ही है। 100%। परीक्षक सीधा सवाल दागेगा, कौन सा राज्य स्तरीय पुरस्कार गांधीवादी विचारधारा और सहज सरल काव्य को रेखांकित करता है। और ऑप्शन में कई नाम होंगे। हाँ, लेकिन आपको भवानी प्रसाद मिश्र याद रखना है। वे खुद एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी रचना गीत फरोश में बहुत ही सरल शब्दों में यथार्थ को पिरोया था।
ये पुरस्कार उसी सरलता की खोज करता है। और यथार्थ की बात हो तो स्लाइड 13 का नाम अपने आप आ जाता है। हेडिंग है प्रेमचंद सम्मान। मुंशी प्रेमचंद, साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम। जी, 1989 में यूपी हिंदी संस्थान और साहित्य अकादमी फेलोशिप के अंतर्गत इसे स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य बहुत साफ है, कथा साहित्य यानी उपन्यास और कहानी। राशि 2.5 से 5 लाख रुपए तक होती है। और ये किसे मिलता है? ये उन रचनाकारों को मिलता है जो ग्रामीण जीवन, दलित चेतना और यथार्थ पर लिखते हैं। नवीनतम विजेता आनंद खत्री हैं, जो सार्क देशों के विद्वान हैं। विशेष तथ्य, मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें कलम का सिपाही कहा जाता है, उनकी वैचारिक परंपरा के लिए। मतलब अगर आप कविता लिखते हैं तो आप प्रेमचंद सम्मान भूल जाइए। बिल्कुल, यही विधा विशेष मतलब जॉनर स्पेसिफिक पुरस्कारों का नियम है। प्रेमचंद जीवन भर अपनी कहानियों और उपन्यासों के जरिए समाज के हाशिए पर खड़े लोगों जैसे किसानों, मजदूरों, दलितों की आवाज उठाते रहे। तो ये सम्मान उन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ाता है। हाँ, यह सम्मान केवल उसी कथा साहित्य और उसी यथार्थवाद के लिए आरक्षित है। चलिए, अब हम इस मास्टर क्लास के अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं। स्लाइड 14 पर एक तुलनात्मक सारणी यानी टेबल दी गई है। अन्य सम्मान। स्थापना 1986, हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा समग्र योगदान के लिए। राशि 5 लाख रुपए। इसके प्रथम विजेता डॉक्टर रामविलास शर्मा थे। और दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी सम्मान। स्थापना 1993, मध्य प्रदेश और यूपी संस्थान दोनों इसे अपने अपने स्तर पर देते हैं। यह निबंध व आलोचना के लिए दिया जाता है। ये विधा याद रखनी है, निबंध व आलोचना। जी। इसके बाद देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान आते हैं। साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। इन तीनों की स्थापना 1954 में भारत सरकार द्वारा हुई और ये राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इस टेबल को देखने से साफ पता चलता है कि हर राज्य ने अपने नायक चुन लिए हैं। जैसे दिल्ली का सर्वोच्च सम्मान शलाका है। बिल्कुल, जैसे यूपी का भारत भारती है, वैसे ही दिल्ली सरकार ने हिंदी साहित्य के समग्र योगदान को सम्मानित करने के लिए शलाका सम्मान बनाया। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आते ही छात्रों के दिमाग में तुरंत निबंध और आलोचना विधा आनी चाहिए। और पद्म सम्मानों के बारे में? जहां तक पद्म सम्मानों की बात है, वे शुद्ध रूप से नागरिक सम्मान है, लेकिन साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट और असाधारण सेवा के लिए भी ये राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं, तो ये भी साहित्य से जुड़ जाते हैं। सही कहा। और अब बारी है उस स्लाइड की जिसका इंतजार हर परीक्षार्थी को होता है। स्लाइड 15, ग्रैंड रिवीजन, त्वरित पुनरावृत्ति। परीक्षा हॉल में घुसने से पहले यही स्लाइड आपके काम आएगी। मैं इसे एक पंक्ति सार में पढ़ता हूँ। बिल्कुल, पूरी एनर्जी के साथ। ज्ञानपीठ 11 लाख रुपए संपूर्ण साहित्य के लिए। साहित्य अकादमी 24 भाषाएं 1 लाख रुपए। सरस्वती और व्यास 10 वर्षों की तपस्या। भारत भारती यूपी का गौरव 8 लाख रुपए। और अब वो ट्रिक्स जो एग्जाम में काम आएंगी। अब आते हैं मेमोरी ट्रिक्स पर, यानी याद रखने की ट्रिक। मैं बिल्कुल वही लाइन पढ़ रहा हूं जो पीडीएफ में लिखी है। ट्रिक 1, सरस्वती ने 15 लाख दिए, व्यास ने 4 लाख। ट्रिक 2, ज्ञानपीठ की वाग्देवी 1961 में आए पर पहला फल ब्रैकेट में पंत 1968 में दिया। ये बहुत ही कमाल की ट्रिक्स है। और अंत में त्वरित विजेताओं का रिवीजन। सुमित्रानंदन पंत चिदम्बरा, माखनलाल चतुर्वेदी हिमतरंगिणी, हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर रामविलास शर्मा और महादेवी वर्मा। ये पीडीएफ की आखिरी लाइन थी। देखिए, जब आप परीक्षा हॉल में होते हैं और समय बहुत कम होता है, तब आपका दिमाग लंबे लंबे पैराग्राफ्स याद नहीं कर पाता। बिल्कुल, उस वक्त तो बस प्रेशर होता है। तब यही छोटी छोटी ट्रिक्स की सरस्वती ने 15 लाख दिए, व्यास ने 4 लाख, आपके सबकॉन्शियस माइंड से सही उत्तर पर टिक करवा देती है। ज्ञानपीठ की स्थापना 1961 में हुई, लेकिन हिंदी का पहला फल पंत जी को 1968 में मिला। ये ट्रिक सारा कंफ्यूजन मिटा देती है। वाकई ये बहुत मददगार है। हमने आज इस पीडीएफ की एक एक लाइन को, हर एक तथ्य को बहुत गहराई से खंगाला है और मुझे पूरा विश्वास है कि छात्रों का कोई भी प्रश्न अब एग्जाम में नहीं छूटेगा। मुझे भी यही लगता है। लेकिन इस पूरी मास्टर क्लास को समाप्त करने से पहले मैं आप सभी के सामने एक गंभीर सवाल छोड़ना चाहती हूँ। कैसा सवाल? आज हमने दर्जनों पुरस्कारों, लाखों रुपयों की राशियों और कांस्य प्रतिमाओं की बात की, लेकिन सोचिए, क्या एक पुरस्कार किसी रचना को महान बनाता है या एक महान रचना उस पुरस्कार का कद बढ़ा देती है? ये तो बहुत गहरी बात है। दिनकर जी की उर्वशी या पंत जी की चिदम्बरा जैसी कृतियां पुरस्कारों से परे खुद में एक अमर धरोहर है।
पुरस्कार तो बस समाज का एक छोटा सा तरीका है उन्हें धन्यवाद कहने का। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।